आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों अकबर की, सम्राट अकबर की। इनके बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। देखिए, कहानी कुहनी तो हमको नहीं जाननी है, क्योंकि यूपीएससी में कहानी नहीं पूछी जाती है। मेन हमको इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। मेडिवल में, मेंस में तो इतना नहीं आता, लेकिन अब प्री में थोड़ा वेटेज बढ़ गया है, ठीक है। तो इसीलिए है। तो कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, एज ऑफ अकबर। चलो हम बात करते हैं। तो इससे पहले हमने शेर शाह सूरी तक की बात कर ली थी। देखिए, जब हुमायूं इधर उधर भाग रहा था, तब अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, अमरकोट। और मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा रूलर था अकबर। काफी लिबरल था, काफी ब्रॉड माइंडेड था। और 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद 13 साल की उम्र में, मतलब उससे पहले, क्योंकि हुमायूं की डेथ हो गई थी। हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के उसका देहांत हो गया था। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू इधर सामने खड़ा हुआ था, खतरा बहुत ज्यादा था। तो तब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से पहले अकबर को राजा घोषित किया गया, बादशाह घोषित किया गया। और उस समय अकबर खाली 13 साल का था, 13.5 साल का। हालांकि अकबर खाली वो राजा था, लेकिन जो मेन काम कर रहा था वो बैरम खान था, जो अकबर का रीजेंट था, ठीक है। तो ये चीज बड़ी मुश्किल थी उस समय। अफगान्स ने भी विद्रोह कर दिया था। और हेमू तो भैया, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू का ही दबदबा था। लगभग हेमू विक्रमादित्य जीत ही जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। वो बदनसीब तीर जो लगा हेमू विक्रमादित्य को, सब खत्म। तो हम बात करते हैं एक एक चीज की। तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। तो अब वही है कि आपको पता ही है कि 1545 तक, मतलब शेर शाह सूरी ने अपना जो दबदबा है वो तगड़े से कायम कर लिया। बैरम खान था अकबर का ट्यूटर, यही सब कुछ पढ़ाया करता था। और फेवरेट ऑफिसर था हुमायूं का। तो जो भी अकबर करता था उसके बदले में बैरम खान करता था। हालांकि बाद में बैरम खान को हज पे भेज दिया, रिटायर कर दिया अकबर ने, और बोला कि अब हम ही संभालेंगे, ठीक है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब हम बालिग हो गए और हम संभालेंगे। बहुत जल्द बैरम खान वकील बन गया, खाना ही खाना का टाइटल लिया। और जहां पे भी मुगल फोर्सेज जाती थी, बैरम खान ही नेतृत्व करता था। लेकिन अभी हुमायूं, अब देखिए हुआ क्या था, हम थोड़ी स्टोरी पे अब आते हैं। हेमू विक्रमादित्य। हेमू एक ऐसे लीडर थे, एक ऐसे योद्धा थे जिनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मुगल्स, आपको जान के हैरानी होगी कि मुगल्स अपनी किस्मत से जीते हैं। आपको पता है, किस्मत अच्छी थी मुगल की, जीत गए, लक बाई चांस। वरना हेमू विक्रमादित्य ने वो बैंड बजाई थी कि आप समझिए कि मुगल्स कांपने लगे थे इनका नाम सुन के। उनके ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में आ गए थे। तो ऐसा हिसाब किताब था। हुमायूं, वही है कि हुमायूं तो पर्शिया भाग गए क्योंकि बचा नहीं कुछ। शेर शाह सूरी का वही कालिंजर में लड़ने गए थे, बारूद फट गया, उनका देहांत हो गया। अब शेर शाह सूरी का इस जो बेटा था, यंगर सन था, वो भी केपेबल रूलर था, ठीक रूलर था। इस्लाम शाह सूरी ने थ्रोन को ऑक्यूपाई किया, 1553 तक रहा, केपेबल रूलर था, अच्छा था, 7-8 साल का रूल था, बढ़िया रहा। लेकिन जब इस्लाम शाह सूरी गया, खेल खत्म। इस्लाम शाह सूरी के बाद उनका 12 साल का बेटा बैठा, लेकिन उनके चाचा जान ने खत्म कर दिया उनको। उसके बाद आता है, चाचा जान का नाम था आदिल शाह। आदिल शाह तख्त पे बैठता है। अब हेमू विक्रमादित्य के बारे में बोला जाता है कि राजस्थान, हालांकि बहुत इनके बचपन के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि कुछ रिकॉर्डेड नहीं है, कि राजस्थान में नमक का व्यापार करते थे। फिर उसके बाद कोर्ट में आए, तो इस्लाम शाह के ही समय में इनको मार्केट का बहुत बड़ा ऑफिसर बना दिया गया। और उसके बाद जब आदिल शाह आया, तो हेमू विक्रमादित्य बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। हेमू विक्रमादित्य की सबसे बड़ी बात थी, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर लेते थे, और क्या बहादुरी थी। बचपन से काफी ज्यादा स्ट्रगल झेला था, तो बहुत बहादुर थे, हिंदू थे ये। और ये हमेशा हिंदू साम्राज्य, अखंड भारत की बात करते थे, कि जो खोया हुआ साम्राज्य, जो इतने टाइम से अब ये जो इस्लाम रूल चला आ रहा है, उसको मैं अब हटा के हिंदू रूल स्टैब्लिश करूंगा। तो इसमें हुआ क्या यार, कि हेमू विक्रमादित्य ने आर्मी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। और क्योंकि आदिल शाह एक बहुत ही वीक रूलर था, आदिल शाह हेमू विक्रमादित्य से हद से ज्यादा भरोसा करता था। इतना ज्यादा कि क्या बताया, मतलब वो कुछ भी हेमू विक्रमादित्य कह दे, हाँ हाँ ले लो कोई बात नहीं, ले लो, ऐसा हुआ। तो अब यह है कि हेमू की जो क्वालिटीज थी, जो सोल्जरली क्वालिटीज थी, वो इतनी बढ़िया रही कि जितने भी हेमू कहीं पे लड़ने जाता था, तो जो लेके आता था वो पूरा का पूरा सोल्जर्स में बांट देता था, सब सिपाहियों में बांट देता था कि जाओ ले लो, और ज्यादा खुश हो जाते थे। ये चीज है। इतना ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस हो गया था कि आदिल शाह हो गया किनारे,
और हेमू हो गया आगे। तो ये बस वक्त की बात थी। आदिल शाह खाली नाम का ही राजा था, हेमू के पास पूरी अथॉरिटी आ गई। अब इधर हुमायूं आ गया था। अब हुमायूं को बहुत बढ़िया मौका मिला, क्योंकि जैसे ही इस्लाम शाह गया हुमायूं को मौका मिला, और हुमायूं ने वही बयाना, इटावा, बेथुना, ये इधर बंगाल बिहार के एरिया को कैप्चर करना शुरू किया। मुगल्स वापस आ गए, भाई हमने दस्तक दे दी है। आगरा का जो गवर्नर था उसने सिटी को ही, मतलब वहां पे आगरा पे भी इनका कब्जा हुआ। लेकिन जैसे ही हेमू को पता चला, हेमू ने एक एक शहर पे धावा बोल दिया। पहले बयाना से, जहां जहां बयाना, इटावा, इधर ये जो कालपी, मतलब ये यूपी वाला एरिया, बिहार वाला एरिया, बंगाल वाला एरिया, जहां जहां पे कब्जा हो गया था मुगल्स का, उनको भगा दिया। आगरा पे कब्जा हुआ था, आगरा से भगा दिया कि निकलो बेटा। और हेमू की सेना बहुत ज्यादा ताकतवर होगी। अफगान्स का भी हेमू को पूरा का पूरा साथ था। अफगान्स हेमू को बोल रहे थे कि अरे भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, क्योंकि भाई सूरी तो अफगानी था, ठीक है। तो अब इधर मुगल्स, और मुगल्स अफगान की दुश्मनी तो जग जाहिर है। वो तो इब्राहिम लोदी, लोदीज वर द फर्स्ट अफगान टू मूव टू रूल इन इंडिया, है कि नहीं। तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, तब से ये दुश्मनी जो है वो चलती आ रही है। तो हेमू विक्रमादित्य की जो सेना थी, 50,000 घुड़सवार, 500 से ज्यादा एलिफेंट्स, लाखों लाखों पैदल सेना, इतने सारे वॉर एलिफेंट्स, इसकी ताकत थी हेमू विक्रमादित्य की। मुगल्स की भी आर्मी बहुत बड़ी थी, ऐसा नहीं कि मुगल्स की आर्मी बहुत छोटी थी, वो भी बहुत तगड़ी आर्मी लेके आया था। एक बैटल ऑफ तुगलकाबाद हुई थी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से पहले बैटल ऑफ तुगलकाबाद हुई थी। और जब बैटल ऑफ तुगलकाबाद हुई तो उसमें भी दिल्ली, मतलब दिल्ली, तुगलकाबाद दिल्ली वही, और इधर हेमू की सेना थी जो मुगलों की सेना थी। तो जो मुगल का गवर्नर था तरदी बेग खान, उसने अटैक कर दिया। अब हेमू बहुत बहुत चालाक सोल्जर थे, बहुत ही चालाक। उनको पता था कि किस समय कब वार करना है। तो मुगल्स को लगा कि हम जीत रहे हैं, वो बहुत पास आते गए, बहुत तगड़े से मुगलों ने वार किया। और हेमू ने ऐसा दिखाया कि हाँ तुमको लगेगा कि तुम जीत रहे हो। पास आने दिया, पास आती गई सेना, आती गई, बहुत एकदम अंदर चली गई। समझ लीजिए हेमू की जो आर्मी कैंप था उसके अंदर चली गई। और उसके बाद हेमू ने पूरी की पूरी मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया, घेराव कर लिया। कोऑर्डिनेशन टूट गया मुगलों का, कत्ले-ए-आम मचा दिया। तरदी बेग अपना जान बचा के भागा, ऐसा था, हालत खराब कर दी, ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारा था। अब इधर हुमायूं 26 जनवरी 1556 में मर गया। अब यह बात बिल्कुल पक्की थी कि अब मुगल्स का नामो निशान मिटना तय है, कि मुगल्स कभी भी जीत ही नहीं सकते। हुमायूं मर गया, अकबर खाली 13 साल का, इनके पास बचा ही क्या। इधर हेमू इतने भयानक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये हार निश्चित थी। उस समय अगर सट्टा लगाता ना तो 99 नहीं 100% लोग हेमू पे लगाते। लेकिन बस गड़बड़ बहुत बड़ी हो गई। 5 नवंबर 1556 हेमू की आर्मी और अकबर की आर्मी। अकबर 13.5 साल का था, उसने तख्त को नया नया संभाला और उसकी तरफ से बैरम खान लड़ रहा था। अकबर की एक खासियत है, अकबर खुद कभी बैटल में नहीं जाते थे। आपको पता है अकबर खुद कभी भी बैटल में नहीं गए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में भी राजा मानसिंह को भेजा, है ना। तो बैरम खान गया, और बैरम खान और हेमू विक्रमादित्य ये दोनों आमने सामने थे। हेमू विक्रमादित्य की इतनी बड़ी सेना, मुगलों के हाथ पैर कांप रहे थे, एकदम मोराल डाउन था। उनको पता था हम हारेंगे, जीतने का कोई चांस ही नहीं है। विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य, अच्छा बैटल से पहले एक ये कहानी है कि इन्होंने एक सपना देखा था। हेमू ने सपना देखा था कि मैं लड़ते लड़ते हाथी से गिर गया हूं नदी में, और उसके बाद फिर मुझे जंजीरों से निकाला जा रहा है। तो ज्योतिषों ने बोला कि देखो बेटा, तुम या तो हारोगे या फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो हेमू विक्रमादित्य ने इस पर विश्वास नहीं किया, कह रहे हैं तो बहादुरी से जंग जीती जाती है। तो फिर हेमू विक्रमादित्य आगे गया। हेमू विक्रमादित्य बैटल का सीन, हेमू विक्रमादित्य की शुरुआत का जो 2 घंटा रहा युद्ध का, दोपहर होते होते बैंड बजा दी, मतलब आधी मुगल सेना साफ। बुरी तरीके से हेमू विक्रमादित्य जीतने ही वाले थे। हेमू विक्रमादित्य हाथी पे बैठे होते, जीत ही गए थे। पता नहीं कहां से वो बदकिस्मत तीर इनकी आंखों में आके लग दिया। बस जैसे ही वो तीर इनकी आंखों में आके लगा, ये हाथी से नीचे गिर गए। और जैसे ही ये हाथी से नीचे गिरे, खत्म। मेन लीडर गया तो आपकी सेना तितर बितर। फिर मुगलों ने ऐसा वार किया है, क्योंकि पूरी सेना में कोऑर्डिनेशन टूट गया, मुगलों ने ऐसा वार किया है कि हेमू विक्रमादित्य जिंदा थे, मतलब गिर गए थे जनरल, और ये र्यूमर फैल गई थी कि हेमू मर गया। और उसके बाद फिर इनको लाया गया, अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर से बोला सर कलम करो। अकबर ने वार किया तो सर कलम हो नहीं पाया हेमू का, मतलब वो तलवार जो है, क्योंकि अकबर छोटा था, वो गले में ही फंस गई। तो फिर बैरम खान ने बहुत तेजी से वार किया था, सर कलम किया,
और उसके बाद फिर जो इसका सर था वो काबुल भिजवा दिया गया, और जो इसकी बॉडी थी वो दिल्ली में टांग दी गई, और बाकी जितने भी सोल्जर्स थे उनका गला काट के ऐसे मीनार बना दी गई। तो ये रहा था। तो तब जाके फिर से दोबारा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद यहाँ पे जो रूल है वो शुरू हुआ, अकबर का रूल जो है वो शुरू हुआ। अब देखिए, हम कहानी तो अकबर की नहीं जानेंगे, हम सिर्फ एक्सपेंशन को देखें। एक्सपेंशन को भी हम ज्यादा नहीं देखेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, क्योंकि उसी से ही सवाल आते हैं, ठीक है ना, वही आपके सिलेबस में है। तो ये चीज है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे एक्सपैंड किया गया। देखिए, अर्ली एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर की बात करें तो बैरम खान को, फिर उसके बाद बैरम खान जो है, बैरम खान को हज पे भेज दिया गया, बहुत जल्दी रिटायर हो गया, और 4 साल तक, मतलब 1560 में अकबर जो है, अब अकबर 18 साल के हो गए थे, तो अकबर ने बोला कि भैया आप जाओ, आप हज की यात्रा को, आप बूढ़े होगा, निकलो आप। तो ये चीज़ है। अब देखिए, अकबर का शुरुआत है। अब अकबर अगले 45 सालों में काफ़ी कुछ करेंगे। ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी कि जितने भी मुस्लिम रूलर्स आए उसमें सबसे बेहतरीन अकबर थे, ये बिल्कुल सच बात है। सबसे बढ़िया अकबर थे। सबसे पहले तो इन्होंने नोबिलिटी के को कंट्रोल में रखा। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था, हालांकि अभी अकबर, देखिए क्या होगा ना कि नोबेल्स जब ताकतवर होंगे और अगर अच्छा रूलर नहीं होगा तो नोबेल्स आपकी बैंड बजा देंगे। ये हमने देखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने, जो तगड़ा रूलर आया है, ताकतवर रूलर आया, उसने सबसे पहले नोबेल्स को अपने कंट्रोल में रखा है। अभी अकबर भी, इनका जो मनसबदारी सिस्टम था उसमें भी यही प्रॉब्लम होगी। अभी हम बात करेंगे, मनसबदारी सिस्टम भी अकबर के पतन का कारण बना था, क्योंकि यही मनसब जो थे बाद में औरंगजेब के बाद, औरंगजेब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद कोई अच्छे रूलर आया नहीं। अब उसके बाद ये बड़ी बड़ी रैंक्स जो दी जाती थी, मनसबदारी जो दी जाती थी कि भाई तुम ये, तुम्हारे पास 500 घोड़े हैं, तुम इतनी बड़ी पोस्ट पे है, और उसी के हिसाब से वेतन डिसाइड होता था। तो इसमें होता क्या था कि जब ये लोग बैटल लड़ते थे ना, तो दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं। अरे भाई एक बात बताओ कि मैंने 6 लोगों को नियुक्त किया, मैंने बोला तुम मनसब, तुम मनसब, तुम मनसब। मनसब एक रैंक होती थी, मतलब वो एक पद होता था। तुम्हारे पास 500 घोड़े या तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी, तो तुम्हारी इतनी बड़ी रैंक। तो अब वो 6 के 6 अलग हैं, कोई इनमें यूनिटी थोड़ी ना है, वो अलग हैं। अब उनकी अपनी सेना है, तो जब युद्ध में लड़ेंगे तो क्या उन 5 में कोऑर्डिनेशन रहेगा? नहीं रहेगा। ये मुगलों की हार का बहुत बड़ा कारण बना। औरंगजेब के बाद मुगल खत्म, मराठाओं ने जीता। तो ये चीज है। तो अब वही है कि अब 1560 में असली जो हमें देखते हैं कि ताकत थी वो अकबर के पास है, और अकबर ने नॉर्थ से लेकर साउथ तक और इधर पूरा हमें देखते हैं इन्होंने एक्सपेंशन किया। ये चीज है। सबसे पहले, अब अगले 10 सालों में राजस्थान और गुजरात को अकबर ने निस्तना नाबूद कर दिया। मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान अकबर के कंट्रोल में आ गया। गुजरात, बंगाल को इसने जीत लिया, और ये बहुत बड़ी बात थी। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी बात ये थी कि राजपूत, मेवाड़ को छोड़ के राजपूत स्टेट्स इनके पास आ गई। देखिए, राणा सांगा से जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ खानवा, उसमें बाबर 1527 में, उससे बाबर जीत मिली थी बाबर को। राणा सांगा के बेटे थे उदय सिंह 2, उनके बेटे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अकेले, ये बहुत गड़बड़ थी, राजपूतों में यूनिटी नहीं थी। ये राजपूत अकबर के साथ मिल गए, और अकबर ने राजपूतों को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी, बहुत ज्यादा, ठीक है। अकेले महाराणा प्रताप थे, बिल्कुल अकेले थे वो, अकेले ही वो लड़ रहे थे। समझिए कि अगर राजपूतों ने महाराणा प्रताप का साथ दे दिया होता तो शायद अकबर एक्सपैंड ही नहीं कर पाता, मुगल रूल उसी वक्त खत्म हो जाता। लेकिन अकबर की डिप्लोमेसी शानदार थी। याद रखिएगा कि अकबर को आप, सम्राट अकबर को आप ऐसा विलन ना देखें, है ना भाई, वो एक रूलर थे, उनको जो करना था वो करेंगे। तो अकबर जो है डिप्लोमेसी शानदार, लेकिन महाराणा प्रताप भाई जो कि गजब के, मतलब क्या शानदार, 7 फीट लंबे, उनका कवच इतना भारी होता था कि क्या बताएं, उनका घोड़ा चेतक, मतलब बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी, और वो उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया, कभी भी सर नहीं झुकाया। ये चीज है, वो आखिरी दम तक अकबर से लड़ते रहे, और अकबर को पता था, ऐसा बोला जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर रोया था। अकबर को पता था कि भाई दुश्मन हो तो ऐसा हो। अकबर ने बहुत कोशिशें की कि महाराणा प्रताप को अपने साथ मिला लिया जाए, बहुत कोशिशें की, लेकिन महाराणा प्रताप झुके नहीं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी 1576 में, अभी हम उसकी बात करेंगे। तो ये चीज है। तो यहां पे अकबर ने जो चित्तौड़ को जीता, अकबर के पूरे कार्यकाल में एक बहुत बड़ा दाग है, चित्तौड़ को बहुत ही बुरी तरीके से जीता, ठीक है। मेवाड़ की कैपिटल थी चित्तौड़, पूरा राजपूताना इनके पास। देखिए, जो ट्रेड था ना वो गुजरात और राजस्थान से होते हुए गुजरता था। तो अकबर को पता था कि अगर राजस्थान और गुजरात मेरे पास नहीं आएगा तो एम्पायर का मजा ही नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रेड चला जाएगा।
इसीलिए राजपूत इतने ज्यादा अमीर भी हो गए, क्योंकि गुजरात और राजस्थान इनके पास था। ठीक है ना। तो यहां पे समझिए कि ये गया चित्तौड़, और इसने वैसे ज्यादातर तो इसने मैरिटल अलायंस कर दी, लेकिन हर के साथ नहीं की। अब ये भी बिल्कुल बोलना गलत है कि सारे राजपूतों के साथ उनकी जो थी उनके साथ शादी कर दी, ऐसा नहीं है। सबके साथ मैरिटल अलायंस नहीं की, कुछ के साथ की और कुछ के साथ संधि कर ली। कुछ को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी पोस्ट दे दी, बहुत बड़ा मनसब बना दी, जैसे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह बहुत बहुत बड़े मनसबदार थे, और लगभग अकबर की सारी चीजों में, हर एक चीज में अकबर तो खाली आदेश देता था, मेन राजा मान सिंह करते थे उसको इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट। ये चीज है। तो वही है कि अकबर वहां पे गया 1568 में चित्तौड़। अकबर, देखिए अकबर ऐसा था कि पहली बात तो अकबर ने बताया ही नहीं कि चित्तौड़ को फतेह करने जा रहे हैं। तो जब चित्तौड़ को फतेह करने गया, बहुत बड़ा फोर्ट, बहुत मुश्किल था फतेह करना, तो अकबर ने बताया नहीं, वो बस निकल गया। और उसके बाद वो सेना को लेके गया, पूरा का पूरा सेना को लेके गया, और वहां पे काफी समय तक डेरा डाले रखा। जब राजपूतों को पता चला ये आ रहा है, तो उसने सब सारे क्या कहते हैं कि सब क्लोज कर दिए। अब उस समय उदय सिंह 2 थे, तो अब उदय सिंह 2 से, क्योंकि जब ये पता चला कि अकबर मतलब क्योंकि सप्लाई लाइन सब काट दी थी, तो अब चित्तौड़ का बस वही था कि वक्त की बात थी कि कब चित्तौड़ गिरा। तो जब पता चला कि भाई अब मुगलों के युद्ध के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, और अगर हम युद्ध होगा तो हारेंगे, तो फिर यहां उदय सिंह से बोला कि आप पहाड़ियों में चले जाइए। यहां पे रिक्वेस्ट की गई कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो ये बैटल जो है वो जारी रहेगी। तो फिर उदय सिंह 2 गए, और उसके बाद फिर महाराणा प्रताप जो है, उदय सिंह का देहांत मुझे डेट याद नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप जो है फिर उनकी गद्दी पे आए। और महाराणा प्रताप जब उनकी गद्दी पे आए तो अकबर की बैंड बजा दी। समझ लीजिए अकबर के पास सब कुछ था, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं थे, और महाराणा प्रताप जब तक नहीं थे तब तक मेवाड़ उनके पास नहीं था। तो ऐसा हिसाब किताब था। ठीक है। एक बहुत बढ़िया कहानी के राजा मानसिंह को अकबर ने भेजा कि आप जरा महाराणा प्रताप से बातचीत करके उनको हमारे साथ ले आओ। तो महाराणा प्रताप को डिनर पे बोला राजा मानसिंह ने, महाराणा प्रताप आए नहीं। राजा मानसिंह को बड़े बेआबरू होकर वापस जाना पड़ा। ठीक है। और इसका क्लाइमैक्स होगा 1576 में। तो 6 महीने के बाद चित्तौड़ अकबर के पास आ गया, और ये बहुत ही ब्रूटल सीज थी। यहां पे सारे आदमियों को मार दिया गया। समझ लीजिए 30,000 बेगुनाहों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। औरतों ने जौहर परफॉर्म कर लिया। ये है। ठीक है। तो वही है कि राणा उदय सिंह थे, और जो राणा उदय सिंह थे उन्हीं के बेटे थे महाराणा प्रताप। जयमाल और पट्टा ये इंचार्ज ऑफ द फोर्ट थे। तो ये तो चलिए मैं बता ही चुका हूं, इसका तो कहानी तो ठीक है। उसके बाद फिर जब चित्तौड़ गिरा तो रणथंभौर भी गिरा, फिर जालौर भी गिरा, जोधपुर को भी जीत लिया गया, बीकानेर, जैसलमेर, अकबर। तो यानी कि पूरा राजस्थान, सिर्फ मेवाड़ को छोड़ के पूरा का पूरा राजस्थान जो है वो अकबर के पास आ गया। और यहां पे वही है कि एक तो ये है ना कि जो स्टेट इनके पास है, मैरिटल अलायंस, अकबर ने शादी की, जोधाबाई से शादी की, नहीं तो बहुत बड़ी पोस्ट दे दी, नहीं तो आप रूल करो, हमारे नाम पे रूल करो। ये चीज है। अब गुजरात जो है, गुजरात हमेशा बात, भाई गुजरात सल्तनत तो बहुत, ये गुजरात जितनी भी सल्तनत चल रही है ना, बंगाल सल्तनत, गुजरात सल्तनत, ये सब अकबर ने जाके फाइनली इनको खत्म किया। जब अकबर आया तभी एक एक स्टेट को इन्होंने इस पे कब्जा किया, चाहे उड़ीसा हो चाहे कुछ भी हो। तो गुजरात एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है, आज भी है, उस समय भी था, क्योंकि गुजरात पहली बात तो फर्टाइल, और सारा का सारा ट्रेड तो यहीं से होता है ना। तो राजस्थान के बाद गुजरात पे आंखें गड़ाई, हाईली फर्टाइल क्राफ्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब यहीं से होता है। तो ये चीज है। 1572 में गुजरात को जीत लिया गया। अहमदाबाद में अकबर गया अजमेर के थ्रू, अहमदाबाद ने सरेंडर कर दिया, लड़ना नहीं है, सरेंडर कर देंगे बस। फिर भरूच गया, बड़ौदा, सूरत, कैम्बे गया। पहली बार अकबर ने पुर्तगालियों को देखा, कि पुर्तगाली भी यहां पे बैठे हुए हैं, वाह। पुर्तगाली अकबर की, अगर हम जब धार्मिक नीतियों के बारे में बात करेंगे तो अकबर सारे धर्मों को बहुत रिस्पेक्ट देता था। अकबर अपने कोर्ट में हिंदुओं को भी बुलाता था और इधर उलेमाओं को भी बुलाता था, और दोनों में ऐसी डिस्कशन बत कराता था। क्रिश्चियनिटी को भी, आपको जान के हैरानी होगी कि पुर्तगाली यहाँ पे जो मिशनरी थी वो अकबर के कोर्ट में 3 साल रहे, और अकबर को बहुत कोशिश की कि कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिटी में, लेकिन अकबर कन्वर्ट नहीं हुआ, है ना। तो मतलब ये अकबर हर धर्म की सुनता था। अकबर ने तो भाई दीन इलाही, एक ही धर्म होगा, एक धर्म स्थापित करने की कोशिश की। अकबर एक ऐसा रूलर था जिसने जजिया जो है वो एबॉलिश कर दिया। मैं बता रहा हूं ना कि अकबर 2-3 काम छोड़ दे तो एक एबल रूलर थे। ठीक है। हर किसी से मिला के चलने की ये कवायद रखते थे कि भाई सबको साथ, सबका साथ सबका विकास, ऐसे चलो। तो ये चीज है। अब अकबर ने जो गुजरात जीता भाई, कमाल हो गया। और उसके बाद फिर अकबर जो है बंगाल गया। याद रखिएगा कि एक चीज और, अभी हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना तो उसमें ये चीज आपकी दोबारा रिवाइज होगी,
क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट ना हम दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अकबर ने फिर बंगाल, वहां पे बंगाल की तरफ अपनी अटेंशन की, फिर बिहार। तो यही चीज है कि गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये सारी सल्तनत को, उड़ीसा हो गया, ठीक है, ये सब अपने पास किया और प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर कर दिया। यस, ये चीज है, ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो बिहार की बैटल थी 1576 आते आते, ये जो बिहार में सब हुआ ये हो गया, और यहां पे फाइनली अफगान किंगडम गया, क्योंकि बिहार में तो अफगान ही रूल कर रहे थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, मेन चीज हमारी यही है जो हमको मेन देखना है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अकबर ने शेर शाह सूरी को ही, देखिए शेर शाह सूरी तो मर गया था, उसी के ही एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हुए अकबर जो है वो गया। अब अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में हमको 3-4 चीजें देखनी है। सबसे पहले तो रेवेन्यू सिस्टम देखना है, और इसमें इंपॉर्टेंट है लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू 4 तरीके के अकबर ने क्या किया था ना, अकबर में डिवाइड कर दिया था कि भाई कहां पे सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड लैंड है। मतलब लैंड रेवेन्यू, जैसे सबसे पहले तो गजे सिकंदरी था ना, सिकंदर लोदी ने पहले तो मापने का तरीका बनाया था, फिर अकबर भी मापने का तरीका लेके आया, ठीक है ना। तो अकबर ने, क्योंकि जमीन से आपको पैसा मिलेगा, जमीन से पैसा कैसे मिलेगा, आप उस पर क्रॉप उगाएंगे, ठीक है, आप उस पर खेती करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता ना, अगर सॉइल अच्छी हुई, फर्टाइल हुई, तब तो खेती बहुत बढ़िया होगी, लेकिन फर्टाइल हुई तब आप नहीं हुई तो आप क्या करेंगे। तो अकबर ने ऐसे लैंड्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो अभी हम उसको देखेंगे। तो यही चीज है कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। तो पहले तो हमको ये देखना है इकोनॉमी अकबर की कैसी थी, फिर हम देखेंगे अभी मिलिट्री का कैसा ऑर्गेनाइजेशन था, और उसके बाद फिर हम जो इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी, ठीक है, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन, धर्म की नीति वो कैसी थी। ओके, तो भाई कि शेर शाह सूरी ने, हम याद रखिएगा ये हम लैंड रेवेन्यू का देख रहे हैं, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लैंड रेवेन्यू तो आप जमीन से ही कमाएंगे। तो शेर शाह सूरी ने जो सिस्टम को इंस्टीट्यूट किया था, वही अकबर जो है वो आगे ले गया। अब शेर शाह सूरी क्या करता था, वो लैंड को मेजर करता था। अब लैंड को मेजर करके उसके बाद क्रॉप के हिसाब से कि भाई अच्छा इसकी इतनी फर्टिलिटी है, इससे इतना प्रोड्यूस होगा, तो इतना ही पेजेंट को देना है, जितनी प्रोडक्टिविटी है उतना ही आपको देना है। और उसका टैक्स देखिए, याद रखिएगा कि जो एंशिएंट इंडिया में बात करें तो जो टैक्स दिया जाता था वो 1/3 दिया जाता था, 1/3 दिया जाता था। यहां पे अभी मुगल जब सल्तनत पीरियड में 1/6 हो गया, राइट। और अभी अलाउद्दीन खिलजी ने खाली 50% किया था। तो इस तरीके का तो शेड्यूल जो है इट वाज कन्वर्टेड एवरी ईयर। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो खैर ऐसे ही कि एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें वजीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, फिर मिलिट्री, याद रखिएगा जो वजीर होता था, दीवान वजीर, पहले तो वजीर प्रधानमंत्री होता था, लेकिन इसमें वजीर जो है वो रेवेन्यू को भी, दीवान, अरे दीवान साहब, दीवान कौन, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता था। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वजीर या दीवान देखते थे। मीर बख्शी जो होता था वो मिलिट्री और हेड ऑफ मनसबदार, मनसबदार सबसे ताकतवर पोजीशन हो गई थी, ठीक है, सामंतवाद तो था ही ना, तो मनसबदार। और याद रखिएगा इन मनसब को जो सैलरी होती थी वो जागीर के फॉर्म में दी जाती थी, ठीक है ना, जागीर के फॉर्म में कि लो भैया बहुत बड़ी जागीर तुमको दे दी, बहुत बड़ा लैंड तुमको दे दिया। देन देयर वाज चीफ जज, जिसको काजी बोलते थे। देन रॉयल हाउस होल्ड का जो सुपरवाइजर होता था उसको सदर बोला जाता था, ठीक है ना। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, इंडियन और पर्शियन ट्रेडिशन का मिक्स था। तो लैंड रेवेन्यू, तो वही शेर शाह सिस्टम को इसने अडॉप्ट किया। तो शुरुआत में तो शेर शाह सिस्टम बढ़िया था, ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भाई, यहां पे प्राइस सेट कर दिए जाते थे, है ना, एक सेंट्रल शेड्यूल ऑफ प्राइसेस होता था, मतलब इतना आपको पैसा देना है। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए जैसे मैं हूं, अब मुझे सरकार ने बोल दिया कि भाई तुमको 100 रुपए टैक्स देना है, लेकिन मार्केट बिल्कुल डाउन है और वहां से मुझे 70 रुपए आ रहा है, तो मैं 100 रुपए कहां से दूंगा। यही प्रॉब्लम थी कि भाई कंट्री साइड मतलब विलेज, गांव में जो यहां पे जो प्राइस सेट किए जाते थे, ठीक है, जो इंपीरियल कोर्ट प्राइस सेट करता था वो ज्यादा होते थे, गांव में इतनी ज्यादा प्रोड्यूस थी ही नहीं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि प्रोड्यूस, और उसके बाद फिर जो कंट्री साइड में जो प्राइस होते थे देवर हायर देन दी, मतलब कंट्री साइड से ज्यादा होते थे यहाँ पे इंपीरियल कोर्ट के प्राइसेस। तो इसमें दिक्कत होती थी कि पेजेंट्स जो हैं उनको अपना ज्यादा पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो देना पड़ता था। यानी कि कहने का मतलब ये कि इंपीरियल कोर्ट ने प्राइस फिक्स कर दिया, ठीक है, लेकिन वो कंट्री साइड से ज्यादा हैं। तो यानी कि पेजेंट्स को, भाई मैंने बताया ना कि 100 रुपए का मेरी इतनी 70 रुपए का अगर आमदनी है तो मुझे तो 100 रुपए देने, यानी कि मुझे तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो यही कहने का मतलब है कि पेजेंट्स को ज्यादा देना पड़ता था। तो इसके लिए कानूनगोस को अपॉइंट किया गया। कानूनगो कौन, अभी भी कानूनगो की पोस्ट निकलती है, ये हेरिडिटरी होल्डर्स ऑफ द लैंड थे,
भाई जमीन पे जो सिस्टम होता था ना, जमीन इनकी थी, इन्हीं की जमीन पे कल्टीवेशन होता था। ये लोकल ऑफिशियल्स और हेरिडिटरी होल्डर्स ऑफ द लैंड थे, ठीक है। और जो भी प्रोड्यूस होता था कल्टीवेशन, लोकल प्राइसेस, वो इन्हीं के पास ही जाता था। अब यही बहुत बड़ा घपला करते थे इनके पास, दे वर वेरी डिसऑनेस्ट। इनके पास सब कुछ जाता था, रियल प्रोड्यूस को छुपा लेते थे। अब रियल प्रोड्यूस को छुपा लेते थे और सरकार को बताते थे कि भाई प्रोड्यूस हुआ ही नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपए देने हैं तो सरकार को नहीं भाई इतना ही प्रोड्यूस हुआ है, तो इसीलिए बीज का माल ये ले गए और इससे स्टेट को भी हानि हुई। तो अब ये जो एनुअल असेसमेंट है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। अब जैसे ही गुजरात जीत के अकबर वापस आया तो नए सिस्टम को, दहसाला सिस्टम को अकबर ने इंस्टीट्यूट किया। हालांकि कारोड़ीज, जो कि याद रखिएगा कानूनगोस के ऊपर कारोड़ीज बैठा दिए गए। कारोड़ीज को कम से कम 2.5 करोड़, मतलब इतने तो करने ही पड़ते, मतलब 2.5 लाख रुपए के करीब इनको आप कलेक्ट करने पड़ते थे। और जो कानूनगोस फैक्ट एंड फिगर्स देते थे उनको भी चेक करते थे। कानूनगोस क्या करते थे, सब कुछ कि भाई एक्चुअल प्रोड्यूस कितना है और जमीन कितनी ज्यादा फर्टाइल है, जमीन कितनी ज्यादा है, ये सब कानूनगोस प्रोवाइड करते थे। और इससे में कानून को घपला करते थे ताकि रियल प्रोड्यूस को छुपाया जा सके। मेरी जमीन है, मेरे पास पूरी ताकत है कि मुझे पता है कि रियल प्रोड्यूस, लेकिन मैं सरकार को कम दिखाऊंगा ताकि मैं वो पैसा बचा सकूं। आप समझ रहे हो? तो इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यहां पे हम देखते हैं कि नए सिस्टम, दहसाला सिस्टम को इंस्टीट्यूट किया गया। अब इसमें क्या था कि इसमें द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज द एवरेज प्राइसेस प्रिवेलिंग ओवर द लास्ट 10 years वर कैलकुलेटेड। क्रॉप्स लिए, ठीक है, उसका एवरेज प्रोड्यूस निकालिए कि अच्छा सारे क्रॉप्स लिए इतना प्रोड्यूस होता है, पिछले 10 साल में कितने प्राइसेस रहे हैं, सारे क्रॉप्स का एवरेज निकाल लिया प्रोड्यूस का, और सारे जो प्राइसेस हैं, ठीक है, पिछले 10 साल में उसका एवरेज निकाल लिया। अब उसी के एवरेज निकाल के, पूरे प्रोड्यूस के एवरेज निकाल के, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, 1/6, चलिए अच्छा मैं बता दे रहा हूं, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस होता था, ठीक है, 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस फॉर द स्टेट शेयर। समझे? एक और चीज मैं बता दूं, मैंने शायद उल्टा बोल दिया था। एक्चुअली जब आप एंशिएंट इंडिया में जाएंगे तो वहां पे 1/6 होता था। दिल्ली सल्तनत और मुगल सिस्टम में आपको 1/3 देना पड़ता था। जो भी प्रोड्यूस आपने किया है ना उसका 1/3 आपको स्टेट को देना पड़ता था। तो ये एवरेज सिस्टम पे काम किया। अब जो स्टेट डिमांड है उसको कैश में लिया जाता था, और जो एवरेज प्राइसेस हैं रुपी पर बीघा ऐसे फिक्स किया जाता था। तो ये था आपका दहसाला सिस्टम। दह मतलब 10, ठीक है ना, दहाई, दह मतलब 10। तो पिछले 10 साल के क्रॉप्स और जो प्राइस है उसका एवरेज निकाल के 1/3 हमको दे दो। उसके बाद कुछ और इंप्रूवमेंट हुआ। अब देखिए लोकल प्राइस तो अकाउंट में ले ही जाते थे, परागनास, ओके, आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए सबसे ऊपर क्या होता था, सूबा, ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिए इसको, कहीं लिख लीजिए, पूरे दिल्ली सल्तनत और सब जगह काम आएगा आपके। और ये इस बार अभी प्री में सवाल भी पूछा गया था। सबसे ऊपर जैसे हमारा भारत है, भारत में जो राज्य हैं उनको स्टेट्स बोला जाता है, ऐसे ही पूरे एम्पायर को 15 प्रोविंसेस, यानी कि प्रोविंसेस को बोला जाता था सूबा, और सूबा का गवर्नर होता था सूबादार, ठीक है ना, यानी कि एक तरीके का चीफ मिनिस्टर। तो याद रखिए कि सबसे ऊपर होता था सूबा। एम्पायर को 15 सूबाज में या प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था, और हर एक सूबा को एक गवर्नर या फिर सूबादार हेड करता था। अब ये प्रोविंस जो हैं ये डिवाइड होते थे सरकार से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में। भाई स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है, तो स्टेट इक्वल टू सूबा, मॉडर्न टाइम से अगर आप रिलेट करें, स्टेट इक्वल टू सूबा, डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू सरकार, ठीक है। और हर सरकार में परागनास होते थे। परागनास क्या होते थे, गांव को कंबाइन कर दीजिए, गांव को कंबाइन करके, कुछ विलेजेस कंबाइन करके परागना बनाते थे, एक परागना बनाते थे। परगना या परागना, परगना ही होता है ये, मैं परागना बोलता हूं, मेरे वर्ड्स पे मत जाइएगा, ठीक है, परगना ही बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे बेसिक यूनिट क्या है, परगना, राइट। तो यहां पे जो लोकल प्राइस भी तो अकाउंट में लिए ही गए, लेकिन वो परगना जहां पे सेम टाइम ऑफ प्रोडक्टिविटी होती थी उनको सेपरेट असेसमेंट सर्कल में डाल दिया गया। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि अब पेजेंट्स को लोकल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ही पे करना पड़ता था, और जो लोकल प्राइसेस होते थे, यानी कि एक प्राइस नहीं है, आप समझ रहे हो, हमने एक एरिया को डिवाइड कर दिया है। अब वहां पे जितनी प्रोडक्टिविटी होगी उसी हिसाब से प्राइस सेट होगा और उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया है। जैसे मान लो कि अगर मैं राजस्थान में रहता हूं और मैं यूपी में रहता हूं, यूपी में प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया है, ठीक है, बारिश होती है मस्त, लेकिन हो सकता है राजस्थान में प्रोडक्टिविटी इतनी ना हो,
तो मैं जहां पे रहता हूं वहां पे उसी हिसाब से मुझे पे करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया था इससे, इसके देखिए बहुत सारे एडवांटेज थे, क्योंकि सबसे पहले पेजेंट्स को पता होता था कि मेरा ड्यू कितना है, मुझे कितना देना है, राइट। और उसके बाद अगर याद रखिएगा कि अगर क्रॉप फेल हो जाते थे ड्रॉट फ्लड की वजह से, तो आपको रेमिशन मिलता था लैंड रेवेन्यू में। यह चीज है। अब फिर एक है जाब्ती सिस्टम। तो इसी को ही जाब्ती या दहसाला सिस्टम बोला जाता है। दहसाला या जाब्ती सिस्टम यही है। राजा तोदरमल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, नवरत्न में थे ना, वही ये जाब्ती या दहसाला सिस्टम लेके आए थे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। और ये शेर शाह सूरी से तो चला आ रहा था, लेकिन फाइनल शेप अकबर की रीन में ही किया। अब याद रखिएगा ये जो सिस्टम है 15 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ये सिस्टम में जो है वो मुल्तान, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, आगरा, लाहौर में हुआ था। ये चीज है। और यहां पे जो क्रॉप यील्ड्स थी और प्राइजेस है उसको वही 10 साल के लिए कल्टीवेट, और उसी का एवरेज जो है वो लिया जाता था, और 1/3 जो है उस बेसिस पे दिया जाता था। हर प्रोविंस को अगेन रेवेन्यू सर्कल या फिर दस्तूर, रेवेन्यू सर्कल्स को दस्तूर भी बोला जाता था, उसमें डिवाइड किया जाता था। ओके, तो ये चीज है। गुजरात और बंगाल याद रखिएगा उसको अलग रखा गया। गुजरात और बंगाल को इस सिस्टम से अलग रखा गया, तो इसको एने दहसाला बोला जाता था। इट वाज डेवलप्ड बाय राजा तोदरमल। क्लियर मेजरमेंट के लिए 60x60 यार्ड अप्लाई किया जाता था। बीघा 60x60, ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया था। और इसमें एक और चीज आपको याद रखनी, जैसे मापने का, लैंड को मापने में कैसे, 60x60 यार्ड। गज मतलब यार्ड, तो नए गज यानी कि गज ए इलाही को इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी अकबर ने अक्सर पूछ लिया जाता है कि गज ए इलाही किसकी रेंज में आया, तो अकबर की रेंज में आया। तो अब इस सिस्टम के तहत यहां पे ये आइडेंटिफाई किया गया था कि भाई कल्टीवेटेड लैंड कौन सा है, नॉन कल्टीवेटेड लैंड कौन सा। ये बहुत बड़ी बात है। लैंड रेवेन्यू को फिक्स करना था, लेकिन लैंड रेवेन्यू तभी फिक्स होगा ना जब कल्टीवेशन को आप देखोगे कि कौन से लैंड पे कितना कल्टीवेशन होता है। तो जिस लैंड को कंटिन्यूसली कल्टीवेट किया जा रहा था, जहां पे लगातार बुआई हो रही थी, उसको पोलाज बोला गया। ठीक है, पोलाज, POLAJ। और जिस लैंड को, जो फैलो लैंड था, 1 साल से ऊपर, जो मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था, बंजर था, उसको पराउती बोला गया, PAROUTI। ठीक है ना। तो लैंड जो था वो पोलाज, जिसको लगातार कल्टीवेट किया जा रहा था, और द लैंड विच हैड बीन लाइन फैलो, उसको बोला गया पलौती। 1 साल में अगर लैंड जो है वो था। अब अगर 3-4 साल से कोई लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको कल्टीवेट नहीं किया गया, तो उसको चाचर बोला गया। ये चीज है। अब बड़ी बात यह है कि जैसे अगर आपका पोलाज है तो उस पर तो आपको 1/3 देना है, लेकिन जो 3-4 साल से जैसे चाचर है उसमें रेट वेरी करेगा। इसका मतलब यह है, इसमें यह था कि आपको इसका जैसे अगर जैसे 5 साल तक आपका लैंड जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तो आपको अलग अलग रेट्स देने हैं। फुल रेट आपको नहीं देना है, प्रोग्रेसिव रेट देने हैं। एक और कैटेगरी थी जिसको बंजर बोला था, या कल्टीवेटेबल वेस्टलैंड। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने लैंड को, लिख लीजिएगा, लैंड 4 पार्ट में डिवाइड है। और ये 4 पार्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले पोलाज, राइट। पोलाज वो लैंड है जो कि कल्टीवेबल लैंड है। देन देयर इज परौती, जो कि फैलो लैंड है, जो कि 1 साल से ऊपर है, जो जहां पे कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है। देन थर्ड इज चाचर, जो कि 3-4 साल से फैलो पड़ा हुआ है। और जो बंजर है, चौथा बंजर है। ठीक है, जहां पे बिल्कुल ही बेकार है, वेस्ट लैंड है वो। अब जैसे अलग अलग लैंड पे अलग अलग टैक्स जो है वो लगाए जाएंगे। कैसे लगाए जाएंगे, जैसे 1/3 आपको टैक्स देना है, 33% टैक्स देना है। तो जहां पे खेती बढ़िया हो रही है, जहां कल्टीवेशन अच्छा हो रहा है, वहां तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जहां पे जैसे चाचर है, वो 3-4 साल है, तो अगर आपने उसको बढ़िया से कल्टीवेटेबल बना लिया तो आपको 30% देना है। किसका 30%? 1/3 का 30%। 1/3 का 30%। जहां पे खेती बढ़िया नहीं हो रही है, जो वेस्ट लैंड है, आपको 5 साल दिए जा रहे हैं, आप उसको सही कर लो, और हर साल जो वो है वो बढ़ता रहेगा, रेट बढ़ता रहेगा। नहीं समझे? फिर से समझाता हूं। कल्टीवेशन वाला को छोड़ो, जो कल्टीवेबल लैंड है उसको तो आपको 33% देना ही देना है। लेकिन जो बाकी के लैंड है, ठीक है, उसका 33% का कुछ हिस्सा आपको देना है। पूरा 33% नहीं, 33% का 30% देना है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो वेस्ट लैंड है, क्योंकि उस पर आपको टैक्स बहुत कम है ना, 33% का 30%, तो उसमें तो बहुत कम हो गया।
आप समझ लो, जैसे 100 रुपए का 33% कितना हो गया, 100 रुपए का 30% 30 रुपए हो गया, 30 रुपए का 30% 3 रुपए हो गया। वेस्ट लैंड पे मुझे खाली 3 रुपए टैक्स देना है और जो कल्टीवेबल लैंड है उसको 33 रुपए टैक्स देना है। तो आप खुद सोचो, मैं मेहनत करूंगा कि लैंड को कल्टीवेबल बनाऊं। आप समझे कि नहीं? तो इससे जो वेस्ट लैंड है, एक तो वो कल्टीवेबल बनेगा, ये बहुत अच्छी बात है, और दूसरी चीज ये है कि इसमें स्टेट को भी फायदा मिलेगा। तो अकबर ये करते थे। तो लैंड असेसमेंट हुआ, पूरा कैश पे होता था, याद रखिएगा, इट वॉज डन ऑन कैश। जो आपको पैसा देना होता था वो कैश, मतलब इट वॉज पेड इन कैश, ठीक है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया से चले, तो इसीलिए यहां पे जो एम्पायर को, उसको सेगमेंट, उसको वही दस्तूर में से नंबर ऑफ रीजन्स में बांट दिया गया था, परगना लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये चीज है। अब हर कल्टीवेटर जो था उसको पट्टा या टाइटल, लैंड होल्डिंग, पट्टा क्या होता है, लैंड होल्डिंग होती है ना, आपको इतना पट्टा दे दिया, इतनी जमीन दे दी आपको, ये मिलती थी। और उसके लिए एक पूरा एग्रीमेंट साइन होता था जिसको कुबूलियत बोला जाता था, QUBULIAT। सबसे बड़ी बात थी ज़ाब्तिया दहसाला सिस्टम की। हिस्टोरियन से बताते कि सबसे पहले तो लैंड का मेजरमेंट बहुत बढ़िया तरीके से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैश रेवेन्यू जो है वो फिक्स हो गए, ठीक है ना, फिक्स्ड कैश रेवेन्यू रेट्स, जिसको दस्तूर बोला जाता था। हर क्रॉप के लिए देयर वाज फिक्स्ड कैश रेवेन्यू। अब आपको अलग अलग नहीं देना, सबका एवरेज लेके आपको 1/3 देना है। और बड़ी बात यह है कि अब जागीर में नहीं, टोटल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज डन ओनली इन कैश, कैश में ही ले देंगे हम, ये चीज है। तो फ्लक्चुएशन की सर्टेनिटी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लक्चुएशन अब होगा नहीं। मेजरमेंट को हमेशा आप चेक कर सकते हैं। लोकल ऑफिशियल्स के पास अब इतनी ताकत नहीं है, वो अपना डिस्क्रिशन, क्योंकि सब सेंटर से हो रहा है कि नहीं, तो आप मिसयूज नहीं कर सकते, ये चीज है। अब देखिए, इसमें भी लिमिटेशंस थी, ऐसा नहीं है, इसमें भी लिमिटेशंस थी। बाकी सिस्टम कौन थे? ये पहला दहसाला ज़ाब्ती, बाकी सिस्टम थे बटाई या गल्ला बख्शी। इसमें प्रोड्यूस जो है, इट वाज डिवाइडेड बिटवीन पेजेंट्स एंड द स्टेट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। पेजेंट्स को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब यहां पे पेजेंट जो है या तो ज़ाब्ती या बटाई चूज कर सकता था, पेजेंट के ऊपर था, इसकी कंडीशंस थी। बटाई में क्या होता था, पेजेंट्स को चॉइस दी जाती थी कि आप कैश में पे कर दो, चॉइस होती थी। क्रॉप्स जैसे कॉटन, इंडिगो, ऑल सीड, शुगर केन, इसमें जो स्टेट की डिमांड है वो वेरी करती थी और इन्हीं को कैश क्रॉप बोला जाता था, ठीक है। तीसरा सिस्टम जो था वो था नसाक सिस्टम। अब इसमें क्या था कि जो पेजेंट को अमाउंट देना होता था, जो वो पेजेंट पास्ट में दे रहा है, उसका एक रफ अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता था कि इतना पैसा आपको देना है। तो एक तरीके से एस्टिमेशन, जिसको कानकूत बोला जाता था। पोलाज के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। आप देखिए कि देयर वाज असेस्ड एंड कंसेशनल रेट, द रेवेन्यू डिमांड ग्रेजुअली राइजिंग इन द फुल, और पोलाज रेट वाज पेड इन द 5th और 8th ईयर, 5वें साल में या 8वें साल में ही, ठीक है। जो पोलाज रेट होता था ना, जो 1/3 आपको देना पड़ता था चाचर और बंजर जमीन पे, वो आपको 5वें साल में ही देना पड़ता था, ये चीज है। ये आप देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया वही यहां पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वही है कि अकबर एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था कि कल्टीवेशन को इंप्रूव किया जाए। उसने आमिल्स को बोला था कि भाई देखो, पेजेंट्स के लिए तुम एज अ फादर हो, यू शुड एक्ट एज अ फादर। आप उनको लोन्स दो, तकवी जिसको बोला जाता था, पेजेंट्स को सीड्स के लिए लोन्स दो, एनिमल्स के लिए लोन्स दो, और जब भी वो जरूरत है उनको, उनकी आप मदद करो, और इंस्टॉलमेंट भी बहुत ही ईजी हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर सख्त हो रहे हो, ये चीज है। और जितना ज्यादा लैंड दे सको आप दे दो उनको, ताकि वो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स उसमें बना सके। ये दहसाला सिस्टम जो है, इट वाज नॉट अ 10 ईयर सेटलमेंट, ना ही एक परमानेंट वन था। स्टेट के पास पूरे राइट्स थे कि दहसाला सिस्टम को मॉडिफाई कर सकती थी। उसके बाद ये जो ज़ाब्ती सिस्टम था, इट इज एसोसिएटेड विद राजा तोदरमल, एंड इट इज समटाइम कॉल्ड
तो उधर माल बंदोबस्त, बहुत ही जबरदस्त रेवेन्यू ऑफिसर थे। अगर इसको लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, राइट, अगर आपको कोई भी डाउट हो। फिर हमारा आता है मनसबदारी सिस्टम या फिर आर्मी। मनसबदारी सिस्टम और आर्मी, या फिर नहीं एंटी आर्मी। मनसब मतलब होता है पद, एक रैंक, दैट्स इट। स्ट्रॉन्ग आर्मी आपको चाहिए तो नोबिलिटी को ऑर्गेनाइज करना और आर्मी को ऑर्गेनाइज करना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी बहुत जरूरी था। तो मनसबदारी सिस्टम अकबर लेके आए। याद रखिएगा, मनसब सिर्फ और सिर्फ एक रैंक थी। लोएस्ट रैंक वाज 10 एंड द हाईएस्ट वाज 5000 फॉर दी नोबल्स। ये चीज है। और याद रखिएगा, मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स दोनों के लिए ही है। हर सिविल और मिलिट्री ऑफिसर को मनसब दी जाती थी। अब जितना ज्यादा मनसब, जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी मनसब जो है, आपकी रैंक जो है वो 10 से या 1000 से ऊपर आ रही, 1000 लेते हैं, ठीक है, जिनकी रैंक जो है वो 1000 से ऊपर है उनको आमिर बोला जाता था, ठीक है ना। नहीं सॉरी, जिनकी 1000 से ऊपर है या नहीं 1000 है या उससे नीचे है उनको आमिर बोला जाता था। जिनकी रैंक 1000 है या उससे नीचे है उनको आमिर बोला जाता था। और जिनकी रैंक 1000 से ऊपर है उनको आमिर अल कबीर, ग्रेट आमिर बोला जाता था। और कुछ की रैंक जो है वो 5000 से भी ऊपर होती थी, उनको आमिर अल उमारा, आमिर ऑफ आमिर से बोला जाता था। ये सबसे ऊंची रैंक होती थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस के लिए होती थी, ये सिर्फ नोबल्स के लिए होते थे। जिसकी जितनी रैंक उसका उतना औहदा, उसकी उतनी सैलरी। तो ये जो मनसब सिस्टम था, ये मनसबदारी सिस्टम था, ये इनके कोर्ट में डेवलप हुआ, ठीक है। पहले सिर्फ एक ही रैंक थी, देयर वाज ओनली वन रैंक मनसब, सिर्फ एक ही रैंक थी। लेकिन 1594-95 में रैंक को दो में डिवाइड किया गया, जाट और सवार। जाट मतलब होता है पर्सनल, पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन और सैलरी कितनी है उसकी। सवार मतलब होता है नंबर ऑफ कैवलरी मैन, यानी कि सवार क्या, घुड़सवार, एक इंसान को कितने घोड़े दिए जाएंगे, ये चीज है। जाट मतलब होता था, फिर से बता दे रहा हूं, कि पर्सनल मतलब नंबर ऑफ ट्रूप्स। एक मनसबदार के पास नंबर ऑफ ट्रूप्स, इतने नंबर ऑफ ट्रूप्स होने चाहिए। सवार नंबर ऑफ हॉर्सेस, दैट्स इट, ये डिफरेंस है। एक मनसबदार के पास अगर मान लो 1000 जाट है यानी कि ट्रूप्स हैं और 500 सवार है, तो उसकी रैंक कितनी होगी, 1000 से ऊपर। सबसे पहले तो जो सैलरी है, मतलब इनको जागीर्स दिए जाते थे और रैंक के हिसाब से इनको जागीर्स दिए जाते थे, ठीक है। जागीर्स बड़ी बड़ी। अब यही मनसबदार जो है ना बाद में दिक्कत करेंगे, क्योंकि भाई ये आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, भाई ये आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, इनके पास, इनको जागीर दी गई है, इनको लैंड दिया गया है, आर्मी जागीर। तो आप खुद समझिए, तो ये जब भी युद्ध होगा ये तो अपना पूरा सब तामझाम लेके आएंगे, और कोऑर्डिनेशन है नहीं, ये चीज है। अबू फजल, याद रखिएगा, अबू फजल वो हैं जिन्होंने अकबरनामा लिखी, और अकबरनामा में एक चैप्टर है एन अकबरी। तो अबू फजल ये बताते हैं कि अकबर ने 66 ग्रेड्स ऑफ मनसबदार जो हैं वो थे, जिसमें 10 हॉर्समैन से लेकर 10,000 हॉर्समैन तक मिलते थे। हालांकि 33 ग्रेड्स ही खाली मेंशन है एन अकबरी में, ये चीज है। तो हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि एक मनसबदार है, उसके पास 7000 जाट है और 7000 सवार है। तो 7000 जाट है, 7000 सवार है, यानी कि पहले जाट और सवार रैंक वर इक्वल 7000 अपॉन 7000। सेकेंड सवार रैंक जो है, अगर मान लो, जैसे मान लो कि अगर जाट इज इक्वल टू सवार, जैसे 7000 जाट है, 7000 क्या कहते हैं कि सवार है, तो यानी कि आपकी रैंक 7000 हो गई। लेकिन अगर मान लो कि जो जाट और सवार रैंक है, मतलब पहला तो जाट और सवार रैंक इक्वल है, दूसरे में अगर जो सवार है, जो घोड़े हैं, वो आपके पास ज्यादा है जाट से, पर्सनल ट्रूप से, ठीक है, और तीसरे में अगर सवार रैंक है वो कम है, तीन ही कंडीशन है ना, या तो जाट और सवार इक्वल रहेंगे, या जाट ज्यादा होंगे सवार कम होंगे, या सवार कम होंगे जाट ज्यादा होंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें 3 कैटेगरी होती थी। सबसे ऊपर कौन होगा, जब जाट इज इक्वल टू सवार, जाट इज इक्वल टू सवार जब होगा, यानी कि मान लीजिए कि जैसे 7000 सवार हैं, मतलब घोड़े, और 7000 पर्सनल ट्रूप्स हैं यानी कि जाट, तो 7000 इक्वल टू 7000, तो उसकी बहुत बड़ी आर्मी होगी ना, तो पहली कैटेगरी में ये रहेंगे। दूसरी कैटेगरी में कौन रहेंगे, मान लीजिए सवार जो है वो 7000 है,
सॉरी जाट जो है वो 7,000 है, और सवार जो है वो 50% है उसके, यानी कि 3500 दूसरी कैटेगरी में वो रहेंगे। तीसरी कैटेगरी में वो रहेंगे जब सवार रैंक वॉज लोअर देन द 50% ऑफ द जाट रैंक, यानी कि पहली कैटेगरी में कौन है, जाट इज इक्वल टू सवार, समझ गए, यानी कि 7,000 जाट 7,000 सवार। दूसरी कैटेगरी में कौन है, जाट इज इक्वल टू 50% ऑफ सवार, यानी कि जाट 7,000 है, 3500 आपके सवार हैं, ये दूसरी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी में कौन है, जब जाट इज इक्वल टू 7,000 और जो सवार है वो 50% से भी कम है, यानी कि 3,000 2,500 2,000, समझ गए। तो ये तीन पोजीशन होती थी। सबसे ऊपर कौन होते थे, जिनके पास जाट भी ज्यादा होते थे और सवार भी ज्यादा होते थे। तो ये आपका मनसरदारी सिस्टम है। तो यही है कि यहां पे जो सवार है दे वर रिक्रूटेड बाय द नोबल्स, एक्सपीरियंस होता था, वेल माउंटेड होते थे। अब इसके लिए दाग और चेहरा सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था ना, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स और चेहरा यहां पे सोल्जर की आइडेंटिटी, तो इसको मेंटेन किया जाता था, ठीक है, ताकि दागी घोड़े मतलब एकदम बढ़िया ब्रांडिंग के घोड़े आए, समझे आप। तो ये चीज है। प्रोविजंस वर आल्सो मेड दैट द कंडीशंस ऑफ द नोबल शुड बी मिक्स्ड वंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम नहीं था, मुगल्स भी आ सकते थे, पठान भी आ सकते थे, हिंदुस्तानी और राजपूतों को तो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन दी गई, बहुत हाई मनसब दी गई, मनसबदारी। अकबर ने यह भी ट्राइबलिज्म को भी वीक करने की कोशिश की। मुगल्स और राजपूत नोबल्स के पास ही ये कॉन्टिंजेंट राइट्स होते थे, लेकिन बाद में मिक्स्ड कंटिंजेंट्स भी आने लगे, ठीक है। साथ ही साथ कैवलरी मैन, बोमैन, मस्किटियर्स, सैपर्स, माइनर्स, इनको भी रिक्रूट किया जाता था। सैलरी दी जाती थी, एवरेज सैलरी उस समय 20 रुपए महीना होती थी, आज के समय में ये 50 60 1 लाख तक जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज। आप एक और चीज, जो ईरानीज और तुरानीज होते थे, इनको राजपूतों से ज्यादा सैलरी मिलती थी। इन्फेंट्री मैन को 3 रुपए पर मंथ दिया जाता था, ठीक है, जो पैदल सेना होती थी, यानी कि देखिए घुड़सवार को कितना 20 रुपए दिया जाता है और इन्फेंट्री मैन को 3 रुपए दिया जाता है, ये चीज है। जो सैलरी बची होती थी इट वॉज एडेड टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, और याद रखिएगा इन मनसबदार्स को जागीर दी जाती थी, बड़ा लैंड दिया जाता था। कभी कभी मनसबदार्स दे वर आल्सो पेड इन कैश, ये चीज है। तो ये लेक्चर था, पहला पार्ट जो है वो अकबर का खत्म हो गया है। दूसरे पार्ट में हम एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा थोड़ा सा हम इसको एक्सपैंड करेंगे, राइट। तो पहला एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट खत्म, इसमें हमने मनसबदारी सिस्टम देखा और रेवेन्यू सिस्टम देखा। अब अगले पार्ट में हम इनकी आर्मी और रिलीजियस पॉलिसी के बारे में जानेंगे। चलिए, बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट बाई अकबर, कोई इसमें शक नहीं, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑफ अकबर को ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य लीलावती इनटू पर्शियन? द करेक्ट आंसर इज फैजी। Which name amongst the following was dropped by Abu Fazal while listing musicians of the Akbar court? तानसेन। तानसेन ने जब गाना गाया था भाई तो बारिश होने लगी थी ना, ऐसा था क्या, गजब की राग इन्होंने कंपोज की हुई है। Which Mughal emperor is known to have celebrated Diwali in Srinagar, Kashmir? The correct answer is Akbar, A। बहुत सारे अकबर फेस्टिवल जो है वो मनाते थे, वो हम अगले पार्ट में जानेंगे, ठीक है। Which one of the following statement about N.A. Akbar is not correct? It was written by Abu Fazal, बिल्कुल सही बात है। It's a part of the larger work called अकबरनामा। अकबरनामा अबू फजल ने लिखी थी, उसका एक पार्ट है N.A. अकबरी, तो ये भी बिल्कुल सही है। It describes the Mughal emperor as having a diverse population and a composite culture, बिल्कुल सही बात है। मुगल एम्पायर को अकबरनामा ही बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है, अगर हम मुगल्स की बात करें। It was later revised by सादुल्ला खान on the orders of the शाहजहां, ये गलत है, D is wrong, ठीक है। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। द कंसेप्ट ऑफ वतन जागीर केम इनटू एग्जिस्टेंस टुवर्ड द एंड ऑफ द रीन ऑफ अकबर, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रेवेन्यू ऑफ फ्री लैंड ग्रांट? इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, तो द करेक्ट आंसर इज सुयूर घाल, ओके। ये टाइप्स ऑफ जागीर सही है, आप जरूर देख लीजिएगा। जो जागीर्स वर गिवन इन द ल्यू ऑफ पे, इसको कहते थे जागीर तनखा। जागीर्स वर गिवन टू अ पर्सन ऑफ सर्टेन कंडीशंस, इनको कहते थे मुशरफ जागीर्स, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। हु वाज अपॉइंटेड अकबर एज इज कोर्ट म्यूजिशियन? मियां तानसेन, बी इज द करेक्ट आंसर। ये नवरत्न है, ठीक है, अकबर के। बीरबल, मियां तानसेन, अबू फजल, फैजी,
महाराजा मान सिंह, फकीर आजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, तोदरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अकबर का पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2 हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।